वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। वर्गो कन्या के लिए बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो जो टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स हैं फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल। कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप किस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, वो सब चीज़ें यू कैन लर्न फ्रॉम मी। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा भी आपको अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टू, पूजा से रिलेटेड टू एनी कंसल्टेशन, आपको सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स चाहिए, देन माय वेबसाइट इज़ आल्सो देयर www.astrouniverse.co.in। और अगर आप किसी भी मंथली एनालिसिस को देखते हो, समझते हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन सी महादशा आपकी चल रही है, किन प्लैनेट्स की महादशा अंतर प्रत्यंतर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़रूरी होते हैं। अगर आप उनके हिसाब से समझोगे अपनी मंथली एनालिसिस को तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आपका कैसे प्रभाव आएगा। और जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका जो ट्रांजिट होता है वो एक्टिवेट करता है। कभी मैं एक दिन ये भी समझाऊँगी कि लोगों की ये मेरी खुद की टेक्नीक है। मैंने देखा है, पढ़ा है ऑब्वियसली भृगु नंदी नाड़ी से और बहुत सारी, लेकिन मैंने अप्लाई भी किया है प्रैक्टिकली कि लोगों की एक्चुअल में डेथ कब होती है और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। तो जितना मैंने देखा है, शनि सबसे बड़ा कारण होता है जब भी किसी की डेथ होती है। तो एक पर्टिकुलर जो भी जब आपका चार्ट का एनालिसिस होता है तो वो जब उस ग्रह के ऊपर से ट्रांज़िट करता है जो आपके चार्ट के हिसाब से सबसे आपके लिए डेंजरस ग्रह है, मैं बोल सकती हूँ, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो शनि ही उस चीज़ को एक्टिवेट करता है। बाकी सब चीज़ें भी और देखनी पड़ती हैं, लेकिन कभी मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी। तो अब शुरू करते हैं कन्या लग्न राशि वालों के लिए, आपके लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। तो कन्या वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो बुध आपका लग्न का स्वामी जो है वो पहले मेष राशि में रहेगा, फिर उसके बाद मीन राशि में जाएगा। मेष राशि में जब वो रहेगा तो 2 अप्रैल को वक्री हो जाएगा, 9 अप्रैल को वो मीन राशि में चला जाएगा, फिर उसके बाद 25 अप्रैल को वापस से मार्गी हो जाएगा। तो जब भी बुध जैसा ग्रह जब वक्री होता है, तो जो आपका कम्युनिकेशन है, चाहे वो डिजिटली आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से या बोल के कर रहे हो, लिख के कर रहे हो, तो क्या होता है, या कुछ भी आपका लैंग्वेज भी उसी में आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, एनालिटिकल माइंड भी उसी बात को डिपेंड करता है, बुद्धि ही डिपेंड करता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, वक्री होता है, तो ये जो आप कहना चाह रहे हो, वो चीज़ गलत तरीके से इंटरप्रेट हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है? क्योंकि ये दसम भाव का मालिक है आपका और पहले घर का मालिक है। तो आपके कार्य क्षेत्र में आप इस तरीके से हो सकता है कुछ कहना चाहो, कुछ बोलना चाहो, आप कह तो सही रहे हो लेकिन सामने वाला उसको गलत इंटरप्रेट कर सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले ये मेष राशि अष्टम भाव में रहेगा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तब हो सकती है 2 अप्रैल से वक्री हो जाएगा। फिर 9 अप्रैल को वो मीन राशि में जाएगा, जहाँ पे चीज़ें फिर भी बेहतर हो जाएँगी। हो सकता है आपका कार्य करने का तरीका थोड़ा-सा एनालिटिकली माइंड को यूज़ करने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो सकता है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ही एकदम मैडली यू विल एसेंट्रिक टाइप कुछ काम कर दोगे। एसेंट्रिक टाइप नहीं, मतलब लाइक डिफरेंट व योर स्टाइल विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ये नीच का भी हो जाएगा सप्तम भाव में मीन राशि में। तो जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट भी होते हैं, वो मैथमेटिशियंस, तो उनका कहीं न कहीं जो ये बुध होता है ना, थोड़ा-सा डैमेज होता है इस तरीके से, या तो वक्री होगा या नीच का होगा। तो उनका जो काम करने का तरीका होता है ना, डीप थिंकिंग, एनालाइज़ करने का, एनालिटिकल माइंड को यूज़ करने का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से कभी-कभार क्या होता है कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है लोगों से इंटरैक्ट कैसे करना है। लेकिन उनका डीप थॉट प्रोसेस जो एनालिटिकल माइंड है, वो बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइम पे वो आपका बहुत ही कमाल का चल सकता है। अलग तरीके से आप कुछ सोच सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जो आप बोलो, जो कहो, जो लिखो, वो लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लें, क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे को समझ में आए, ठीक है? ऐसे लोग बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, बहुत सारी ऐसी एनालिटिकल फ़ील्ड्स में कमाल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर ये 25 अप्रैल को वक्री से मार्गी हो जाएगा मीन राशि में ही, तब चीज़ें आगे मूव ऑन करेंगी, तो हो सकता है बेहतर हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से जो आपके कम्युनिकेशन मीडिया है ना, उनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी इस टाइम पे थोड़ा-सा, जब आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, तो कम्युनिकेशन मीडियाज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी ऐसे वक्री हो और बुध जैसा ग्रह या नीच का हो, नीच प्लस वक्री दोनों, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने बोलने का भी, लिखने का भी, साथ में आप जो मोबाइल और लैपटॉप्स का यूज़ करते हो, उनका भी। और ख़ासकर क्योंकि मीन राशि में राहु भी रहेगा, तो राहु जब रहेगा वहाँ पे वो नीच का हो जाएगा बुध, और वक्री भी रहेगा, तो ख़ासकर अपने लैपटॉप्स और अपने मोबाइल और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर बात करते हैं शनि की। तो शनि
कुंभ राशि में ही आपके छठे भाव में है, तो जो भी आप कार्य क्षेत्र जो भी है आपका, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो, डेली रूटीन लाइफ काफ़ी बिज़ी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आप अगर आप किसी कार्य में नहीं भी हो, लेकिन तब भी आपकी डेली रूटीन लाइफ काफ़ी पैक्ड है। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि शनि जब हेल्थ इश्यूज़ देता है, तो पहले नहीं समझ में आता है, डिटेक्ट होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हो जाती है बीमारी जो भी होती है। तो शनि छठे भाव में बैठ के कहीं न कहीं रोग ज़रूर दे रहा होगा, लेकिन वो अभी हो सकता है आप क्योंकि इतना व्यस्त हो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा, क्योंकि अब छठे भाव में ऐसा ग्रह जो खुद ही कार्य को कर्मों को डिपिक्ट करता हो और वो ऐसे घर में जाके बैठे तो आपका कार्य में काम में चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो तब भी आपका डेली रूटीन वर्क इतना फिक्स्ड कर दिया होगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे होगे, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे। इस तरीके का इंडिकेशन ये शनि बैठ के यहाँ पे देता है छठे भाव में, और इसकी दृष्टि अष्टम भाव में भी रहेगी, 12वें भाव में, और साथ में आपके तीसरे भाव में रहेगी। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस बहुत सारी आएँगी इस टाइम पे। साथ ही में 12वें भाव को देख रहा है तो कहीं न कहीं हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्च और ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। इस टाइम में कहीं न कहीं आपकी यात्राएँ भी हो सकती हैं अननेसेसरीली कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और कहीं न कहीं आपको नींद में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी, टेंशन ये सब चीज़ें भी दे रहा है, और ख़ासकर बृहस्पति भी अष्टम भाव में बैठा है। तो चीज़ें मैंने इसीलिए बोला जैसे ही अ, बृहस्पति ख़ासकर जब वृषभ राशि में जाएगा, तो कन्या राशि वालों के लिए, लग्न राशि वालों के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। ये उन्हीं के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर भी शनि का ही चल रहा होगा। उनके लिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ट्रांज़िट वैसा कह रहा है, ठीक है? लेकिन आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर किसी और ग्रह की है और वो अच्छा है, ट्रांज़िट भी अच्छा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बट फिर भी मैं ट्रांज़िट अगर देखूँ, तो भी अगर आपकी महादशा बहुत अच्छी भी है, ट्रांज़िट ख़ासकर आपके इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं कि मैं ये बोलूँ कि आपको ओवरऑल 100% ही अपनी महादशा का अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैक्सिमम 50 टू 70% ही अच्छा मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल कुंभ राशि में रहेगा। आपके छठे भाव में शनि के साथ युति भी रहेगी। फिर 23 अप्रैल को मीन राशि में जाएँगे। तो मंगल आपके मंगल की 2 राशियाँ, एक आती है आपके अष्टम भाव में, दूसरी आती है आपके तीसरे भाव में। तो जो अष्टम भाव और तीसरे भाव की राशि है, जब वो पहले छठे भाव में जाएगी, तो कहीं न कहीं अचानक से आपको कहीं जाने का मौका, कुछ नया शुरू करने का मौका, जॉब कोई नई लग जाना, इस तरीके से भी चांसेस हो सकते हैं। या अचानक से हो सकता है आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके जीवन में कुछ अचानक से हो जाए, उनकी जॉब लग जाए, या फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। और जो भी मैं उसके अलावा भी अगर बात करूँ, तो हो सकता है आपके आस-पड़ोस में भी कुछ अचानक से आपके लड़ाई-झगड़ा हो जाना, या अपने छोटे भाई-बहनों के साथ लड़ाई-झगड़ा होना, आस-पड़ोस के लोगों से लड़ाई-झगड़ा हो जाना, इस तरीके का भी इंडिकेशन दिखता है। और यही मंगल जब मीन राशि में जाएँगे 23 अप्रैल को, तो ये कहीं न कहीं आपकी अगर बिज़नेस पार्टनरशिप है या स्पाउस है, उनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है आपके जीवन में कुछ ना कुछ उनके साथ हो सकता है कुछ दूरी आ जाए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। आप हो सकता है उनसे दूर चले जाओ थोड़े दिन के लिए कुछ किसी वजह से, या फिर हो सकता है कुछ उसके अलावा भी हो सकता है उनके थ्रू पार्टनरशिप या कुछ नया बिज़नेस शुरू स्टार्ट कर सकते हो अपने भाई-बहनों के साथ, छोटे भाई-बहनों के साथ कुछ नया शुरू कर सकते हो, या कहीं भी आप ट्रैवल के लिए जा सकते हो, दूर जा सकते हो। इस तरीके के भी इंडिकेशन दिखते हैं। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा अगर आपके स्पाउस की वजह से हो सकता है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अचानक से कुछ ट्रबल्स आ गए, मेन रीज़न आपका स्पाउस हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकती है, तो आपकी लाइफ में कुछ अचानक से कोई ट्रबल आए, ठीक है? इस तरीके के भी इंडिकेशन दिखते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन है, ये तभी पॉसिबल होंगे अगर आपकी उसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर इसी तरीके से सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पहले आपके मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि आपकी अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव में इनकी युति होगी बृहस्पति के साथ, और शनि भी दृष्टि देंगे। अब सूर्य यहाँ पे उच्च के हो जाएँगे। उच्च के सूर्य जो हैं, वो कहीं न कहीं उनमें एक बल होगा कि आपको वो जो अष्टम भाव की चीज़ें हैं, उसके अच्छे गुण प्रदान कर पाएँ, क्योंकि सूर्य की जो एक राशि है, सिंह राशि, वो आपके 12वें भाव में पड़ती है। अब 12वाँ भाव अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। फ़ॉरेन भी ले जा सकता है, आपको एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकता है, हॉस्पिटल में या फिर आध्यात्म की तरफ, ये सारी चीज़ें कर सकता है।
लेकिन वो आपको जेल भी ले जा सकता है, पैसे खर्च भी करवा सकता है, अ, या ये भी हो सकता है कि कोई आपसे दूर चला जाए घर में, कोई परिवार में कोई आपका बड़ा किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि वो अष्टम भाव में भी जा रहा है, तो अष्टम भाव डेथ का भी है, ठीक है? तो अगर कोई आपके परिवार में ग्रैंडफ़ादर्स हैं, तो उनकी डेथ हो सकती है इस टाइम पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन उन्हीं की जिनके ग्रैंडफ़ादर्स हैं, ठीक है? उसके अलावा लेकिन आपके अचानक से फ़ॉरेन जाने के चांसेस, या आपका कहीं कुछ एमएनसी में जॉब लग गई, या किसी हॉस्पिटल में, या किसी अच्छी जगह, या अचानक से आपको मन किया कि आप रिसर्च एक्टिविटीज़ में कुछ करोगे, अध्यात्म में कुछ करोगे, डीप साइंसेज़ में कुछ करोगे। क्योंकि 12th हाउस जो स्पेस लेवल की साइंसेज़ होती हैं, और अष्टम भाव डीप साइंसेज़ की बात करता है, तो ख़ासकर जो लोग एस्ट्रोफ़िज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में, स्पेस के सब्जेक्ट्स में हैं, इस तरीके के, और इवन अ, हाँ, और जो जियोलॉजी, जो जो स्पेस से जो वेदर का भी जो करते हैं एनालिसिस, वो सारा स्पेस लेवल का काम है। तो उन सब के लिए सैटेलाइट वाला जो काम करते हैं, स्पेस लेवल पे जितना भी जो काम होता है, वो 12वें घर में आता है, और अष्टम भाव रिसर्च का है, तो ये भी कनेक्शन मिलता है। तो आप में से कोई भी अगर ऐसे कनेक्टेड है, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। तो ये था 13 अप्रैल के बाद से जो सूर्य का ट्रांज़िट मेष राशि में होगा। उसके पहले वो मीन राशि में ही रहेंगे, तो कहीं न कहीं हो सकता है आपके स्पाउस को फ़ॉरेन जाने का अपॉर्च्युनिटी मिले, एमएनसी में जॉब मिले, या हॉस्पिटल या जेल में कहीं पे भी, जहाँ पे उनको जॉब की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं है, तो उनकी वजह से कुछ न कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है, या आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हो, या उनको कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज़ हो, तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। बृहस्पति मेष राशि में ही रहेंगे, वहाँ पे सूर्य के साथ युति भी होगी, मैंने बताया आपको। बृहस्पति अष्टम भाव में कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगी अष्टम भाव की चीज़ों को, जहाँ ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे बृहस्पति बैठते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी खराब कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे वो दृष्टि देते हैं, वो घरों में वो बेहतर कर देते हैं उन चीज़ों को। तो जैसे अब अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि अष्टम भाव का बृहस्पति, वो भी दृष्टि शनि की जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं और आपके लिए डिफ़िकल्ट कर दी थी उन्होंने। लेकिन अच्छी बात ये है, बृहस्पति की जो दृष्टि जा रही है, वो आपके दूसरे भाव, 12वें भाव और आपके चौथे भाव पे जा रही है। तो डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपके घर के एनवायरनमेंट को, आपके पीस को, माइंड को मैनेज कर लिया। आपके 12वें भाव के एक्सपेंडिचर को फिर भी किसी तरीके से मैनेज किया। जो आपकी फैमिली लाइफ़ है, आपका जो वेल्थ है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, उसको मैनेज किया, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पे जाती है, वहाँ पे अमृत होता है, तो वो उस चीज़ को मैनेज कर लिया। लेकिन अष्टम भाव में बैठ के कहीं न कहीं बृहस्पति आपके लिए सिचुएशन फिर भी डिफ़िकल्ट ही कर रहे थे। जब ये सूर्य की युति होगी, कंजंक्शन होगा, सूर्य उच्च के होंगे और बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ उनकी जिसके साथ मित्रता है, वहाँ पे वो जो कंजंक्शन होगा, ये समय आपके लिए खासकर 13 अप्रैल से बेहतर समय है। आपके लाइफ़ में बेहतर चेंजेज़ आने का समय है। तो इसीलिए मैंने बोला, कन्या लग्न राशि वालों के लिए समय आपके लिए बहुत बेहतर आने जा रहा है, तो इसलिए उसका थोड़ा-सा वेट करिए, 13 अप्रैल से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र मीन राशि में रहेंगे, और शुक्र की एक राशि आपके नवम भाव में वृषभ राशि आती है, दूसरी राशि दूसरे भाव में आती है। तो कहीं न कहीं अब आपका लक फ़ेवर करेगा, ठीक है? आपके पिता, आपके बॉसेस आपको फ़ेवर करेंगे, आपकी शादी हो सकती है इस टाइम पे, परिवार आपका साथ देगा, आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, शुक्र से जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कहीं न कहीं, आपके पास धन आने के योग भी बनते हैं। और फिर वो मेष राशि में जाएँगे, तो ये भी कहीं न कहीं प 24 अप्रैल को एक अच्छा समय ही दिखाता है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, अचानक से गड़ा हुआ धन मिल सकता है, अर्न्ड वेल्थ, लॉटरी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में बैठ के अष्टम भाव की चीज़ों को ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो दूसरे भाव को, अपने भाव को देखेंगे वहाँ से। हाँ, लेकिन अ, हो सकता है थोड़ा-बहुत एक ऐसे हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं, आपको नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके पिता से आपकी थोड़ी-सी दूरी करवा दी, अगर आपके पिता हैं, या फिर आपका थोड़ा-सा धर्म कर्म में थोड़ी-सी रुचि थोड़ी-सी अचानक से कम हो गई, क्योंकि आप किसी और चीज़ में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। फिर राहु केतु की बात करें, तो राहु केतु आपके मीन राशि में सप्तम भाव में है राहु, और केतु आपके पहले भाव में है। तो जब केतु पहले भाव में होता है, तो ये लोग कहीं न कहीं डिटैच हो जाते हैं अपने आप से। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान सप्तम भाव सिर्फ़ आपके पार्टनर्स का नहीं है, स्पाउस का नहीं है, बल्कि आपके अलावा जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो पब्लिक है, पब्लिक इमेज है, पब्लिक है वो आपके लिए, समाज है सप्तम भाव।
तो वो जो भी है आपका ध्यान पूरा वहीं पे ही केंद्रित है। अभी आप बिल्कुल ही अपने ऊपर उस तरीके से जिस तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हो। ये ट्रांज़िट पूरा-पूरा इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। लेकिन 13 अप्रैल से जैसे मैंने बोला आपका समय बेहतर होने वाला है, इस तरीके का इंडिकेशन कन्या लग्न राशि वालों के लिए दिखता है। तो मैं ये बोलूँगी कि अभी ख़ासकर आपको इस मंथ में अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और थोड़ा-बहुत आपको अपनी हेल्थ स्पेशली अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना चाहिए और साथ में अपने डेली रूटीन वर्क लाइफ़ के साथ-साथ आपको अपने ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए, अपने ऊपर। तो ये था मेरा एनालिसिस अप्रैल के लिए कन्या लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा श्रीनिवास। थैंक यू सो